हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हमने बीच में एक चैनल चलाया था लगभग 2 साल पहले, जिसके अंदर हम बायो कवर कर रहे थे प्लस करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे दिल्ली के, जो कि हिंदू मैगजीन से थे, द हिंदू से हम देखते थे। तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल की गैप के बाद लगभग हम दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं इस बार कंटिन्यू रखेंगे। और जो इस बार नई चीज़ हम करेंगे वो क्या है, क्या उसके बारे में हम देखते हैं। तो भाई मैं बहुत सी कोचिंग वोचिंग और ये सब कुछ देखने के बाद एक चीज अच्छी समझ में आ गई, और उसको हम क्या बोलते हैं पता है? अच्छी चीज देखो, कोचिंग वोचिंग और सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हैं। जितनी भी भाई कोचिंग सेंटर है ना, जितनी भी कोचिंग्स होती हैं, लगभग नियर बाई नियरली 90% चीज सेम होती है। 10% में इधर उधर मानता हूँ, सिर्फ चेंज होता है। तो क्या होता है, कोई 400 सामने टीचर बैठे हैं, उसका पढ़ाने का तरीका, उसका व्यू, और उस व्यू से आपको क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जो बात कर रहे हैं ये है क्या, देखो मैं बताता हूँ, जितने भी कोचिंग सेंटर है ना, वो सब की सब एक धोखा है। नियर बाय, जब तक आप सेल्फ से ना पढ़ो तो क्या होता है, एक धोखा ही होती है। वो धोखा क्यों है, अब उसको भी हम सीखते हैं। देख लो, हम आज बात करेंगे एक सिस्टम पैटर्न की। एक होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी क्या है, ये एक एग्जाम, एक बॉडी है। ये एक बॉडी है जो कि मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट करती है, और ये जो एग्जाम कंडक्ट करती है ना, इसके थ्रू ए ग्रेड के, नियर बाई ए प्लस या ए ग्रेड के ऑफिसर सिलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग काम करने के लिए। तो इसके जो सबसे जो बड़ा एग्जाम माना जाता है वो सी एस सी है। लगभग सारे ही बराबर होते हैं, पर सी एस सी माना जाता है। और सी ए पी एफ वगैरह और ए टी ओ डी टी ओ की अलग अलग पोस्ट भी निकालती रहती है, अपने हिसाब से बॉडी काम करती है। अब ये है क्या कि इसकी जो कोचिंग सेंटर्स है ना, वो आपको हर जगह भरी मिल जाएंगे। साउथ से लेके नॉर्थ से, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ये मान के चलो, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर, और इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, आसाम तक, ये भरी पड़ी है कोचिंग सेंटर्स। और लगभग सिलेबस एक ही है, पैटर्न सेम ही है। बात क्या है कि एक चीज आपको बता देता हूँ, जो एग्जाम है ना, एग्जाम, ये जो एग्जाम है वो होता है ग्रेजुएशन लेवल। अब आपको एक रिलेटिव चेक कर देता हूँ। एक होता है नेट, नेट पेपर, जो आप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन देते हो। अब भी देखिए, ये एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल पे और ये एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, बट इसको फिर भी डिफिकल्ट माना जाता है इसके रिकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग सॉरी। क्यों? इसका एक ही है, क्योंकि नेट के अंदर आप जब भी पेपर देते हो ना, वो आपसे सिर्फ डील करवाता है सिंगल सब्जेक्ट का। कोई एक सिंगल सब्जेक्ट की डीलिंग होती है, यहाँ होती है मल्टी सब्जेक्ट की डीलिंग। अब बात क्या है, अपने आप के अंदर ये एग्जाम इतना टफेस्ट नहीं है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, और इसकी हाई पे अलग। तो इस वजह से इसको हाई बोल दिया जाता है कि भाई हाई है। और इसी प्रकार से जो ये यूपीएससी है, तो हम इसकी इतनी बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट से एग्जाम कराती है, जिसको हम हरियाणा के अंदर एच जिसको बोला जाता है। तो ये एग्जाम होता है। अब 2026 में इसमें बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया। अब वो चेंज क्या था? पहला चेंज कि जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखते थे मेंस के अंदर, तो आपको बताऊंगा कैसे आगे सब कुछ, उसके अंदर ऑप्शन होता था, और वो अलग से एक अपना मार्क्स कैरी करता था। तो वो उन्होंने हटा दिया। इसके बाद जीएस का पेपर होता था, उसको बढ़ा के डिवाइड कर दिया अलग अलग सेक्शंस के अंदर।
अब इन सेक्शन से डिवाइड करेंगे ना, ये एग्जैक्ट मैच करा दिए यूपीएससी से। जो यूपीएससी अपना पैटर्न सेट करता है उसी प्रकार से इसने अपना पैटर्न सेट कर दिया। बस फर्क क्या करें कि ऑप्शनल ही हटा दिया। अब इसमें हुआ क्या, दो तीन चीजें आपसे ध्यान से देखने की चीजें कि ये तो कॉमन टेस्ट बना दिया लगभग। क्या बना दिया, कॉमन। यानी कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है और आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो वो लगभग अब सेम जगह बैठे हैं इन सेंस ऑफ ऑप्शनल। क्योंकि मान के चलता हूँ कोई किसी ने फिजिक्स ली या केमिस्ट्री ली, बायो ली, या कोई सब्जेक्ट लिया ऑप्शनल, और किसी ने पॉलिटी ऑप्शनल ले लिया, तो पॉलिटी तो उसके यहाँ भी काम आ रही है, तो फिजिक्स वाले के तो काम नहीं आ रही ना यहाँ। तो अब क्या हो कि साइंस का स्टूडेंट और आर्ट का स्टूडेंट या अनदर कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट लगभग ये सारी स्ट्रीम्स हमने सेम सिमिलर सी कर दी है। तो अब इसका इम्पैक्ट तो अभी खैर इस साल रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, जनवरी के अंदर लगभग रिजल्ट आएगा तो कैसे क्या इसका रहता है पैटर्न। तो मेरा मानना ये है, मेरा एनालिसिस यही कहता है कि इसके अंदर इस साल नहीं, सॉरी, इसके अंदर इस साल है ना, जो बच्चे यूपीएससी की सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो ज़्यादा मिलेंगे आपको इन सेंस ऑफ हरियाणा। पर एक चीज़ और होती है इसके अंदर, जैसे प्री होते हैं, मेन होते हैं और इंटरव्यू, ऐसे एचसीएस के अंदर भी सेम है। प्री पी है भाई, प्री मेन और इंटरव्यू। पर एचसीएस क्या करते हैं कि जो हरियाणा की जीके है ना उसका वेटेज बढ़ा देता है, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हरियाणा के, या फिर मतलब हरियाणा नहीं कहेंगे इसके अंदर, ये कहेंगे कि ये बढ़ावा देता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कि हम खुद से कलेक्टिंग वोट हो गए हैं और हरियाणा के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन वोट पूछ जाए, ताकि जो हरियाणा की वेटेज रहे, ना कि ये खाली एक यूनियन का बन के ना रह जाए एग्जाम। बट मेंस जो भी होता है ना, जो मेंस नहीं जो पैटर्न सेट किया है, तो ये माना जाता है कि जो मेंस है ना वो लगभग जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना वो वही क्वेश्चन पूछेगा जो इसके अंदर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न वही रहेगा। जो यूपीएससी का पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, वही मेंस में इस बार हरियाणा का पैटर्न रहेगा। और इंटरव्यू अपने अपने जैसे पहले होते थे वैसे रहेगा। तो अब हुआ क्या, अब मैं सीरीज के अंदर 100/100 मार्क्स डिवाइड करा रहे हैं कि भाई 100 का जीके और 100 का आपका सी सेट। सी सेट के अंदर भी देखेंगे, जीके के अंदर देखेंगे। और मेंस डिवाइड किया गया भाई, एक हिंदी का पेपर लैंग्वेज जो पहले भी होता था, एक इंग्लिश का पेपर जो पहले भी होता था, वो 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। अब जीएस 1, 2, 3 और 4 चार डाल दिए। अब ये भी 100 मार्क्स का, 100 का, 100 का, और ये पूरा ऐसे करके 600 मार्क्स का पेपर सेटअप कर दिए पहले। अब इसका मतलब क्या है कि अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको सिविल सर्विस की ही लगभग कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेंस के अंदर जो स्कोरिंग बॉडी होगी ना, अब मैं मान के चलता हूँ कि भाई आपने हरियाणा के अंदर तैयारी की है और अपने एचएस की तैयारी की है, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आपको मैथ्स वहीं से ही करवाना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट, उसको भागा नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। और प्लस हरियाणा की भी करनी पड़ेगी आपको। ये इसका सिस्टमेटिक सेटअप कर दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। तो देखो मैं आपको ना पर डे पे पढ़ाया करूँगा, और पढ़ाऊँगा भी कैसे, खुद पहले प्रिपरेशन करूँगा, आफ्टर दैट वो प्रिपेयर करा हुआ लेक्चर डिलीवर करूँगा। इससे दो फायदे हैं, पहला मेरा ही फायदा है कि मेरा नंबर रिवीजन हो जाएगा। सेकंड फायदा, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते या जिनको लगता है कि हमें बस एक प्रिसाइज कंटेंट चाहिए, तो वो यार मैं आपको बता दूंगा। हाँ मैं बुक्स बुक्स सब कुछ बता दूंगा, सब चीज़ें मैं आगे आगे धीरे समझ चलूंगा। फिलहाल ये वीडियो पैटर्न में सेट देखिए किसको हो क्या रहा है। तो ये इस दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, एक प्री का और एक मेन का। पहले तो हम इस पे फोकस रखेंगे, क्योंकि पहले तो यही क्लियर करना बहुत मुश्किल लगता है। और मेंस के अंदर ये होता है कि भाई जो कैंडिडेट लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करके आए विद इन 3 आवर्स के अंदर, जैसे इसके अंदर मतलब वही 3 दिन एग्जाम चलेगा, मान ली फ्राइडे सैटरडे और संडे, मान ली इसी दिन चलेगा। यहाँ चला देंगे भाई 2 पेपर सुबह शाम, 2 पेपर सुबह शाम, 2 पेपर, 6 पेपर, खेल खत्म। इसी तरह से चलेगा और फिर इंटरव्यू होगा।
तो प्री के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, मेंस का क्या सिलेबस रहेगा एचसीएस के अकॉर्डिंग, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस हिसाब से तैयारी करने पे क्या रहेगा। चलो चलते हैं, अब हम देखते हैं सिलेबस। हम्म, देखो ये है 2026 का नोटिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस के अंदर चेंजमेंट आया है वो आपको मैं एक एक लाइन टू लाइन पढ़ के तो बताता हूँ। ये है हरियाणा गवर्नमेंट का पब्लिक बाई अथॉरिटी, ठीक है, ये आपको पता है, इसको छोड़ो। इसके अंदर जनरल स्टडी यानी कि जिसको हम जीएस बोलते हैं, ये 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम आपको ये मान के चलो कि 65 नंबर लाना नहीं पड़ेगा। मतलब कोई कह देते हैं 45 से काम चल जाएगा, मेरा मानना है कि भाई 65 स्कोर करोगे ना तो आप सेफ पॉइंट पे रहोगे हमेशा। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है हम उसको देखते हैं। देखो जनरल साइंस, अब जो जनरल साइंस है ना, इसका मतलब क्या होता है कि 9th और 10th की साइंस आएगी, 9th प्लस 10th। तो ये दो बुक आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। पहली, करंट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसको आप जो देसी भाषा में बोल रहे हैं तो भाई करंट। ये करंट कहाँ से करें, देखो मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ। करंट अगर आपको करना है, जहाँ तक मेरे को पता है, दृष्टि आईएएस की जो अकेडमी है, दृष्टि आईएएस की, उसके अंदर है ना आपको मंथली मैगजीन मिलती है हर स्टेट पीसीएस की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो मेरे को लगता है कि उनसे अच्छी कहीं भी करंट आपको नहीं मिलेंगे। तो एक सिंपल सा कोई मैगजीन लेनी है मंथली, और वो आपको मतलब मैं मान के चलता हूँ 50 पेज के, तो आपको एक मंथ के अंदर 50 पेज कवर करने में तो कोई बिग डील नहीं है, 50 पेज तो मंथ के अंदर। ये तो हो गया भाई आपका। अब जो हिस्ट्री एंड इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब ये हिस्ट्री का पार्ट पूछ लिया। अब इसके अंदर कहीं भी ना ये हरियाणा वगैरह नहीं लिख रखा, हिस्ट्री हरियाणा से पूछेंगे या बाहर से पूछेंगे। तो ये जो है ना लिख रखा है, ये सेम यूपीएससी के थ्रू वहां से पूछ लो। अब क्या है कि जो यूपीएससी है ना, वो पर्टिकुलर हरियाणा का नहीं पूछ सकता, पर यहाँ पे हरियाणा का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को इसके साथ रिगार्ड मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। सेकंड, इंडिया एंड वर्ल्ड जो, अच्छा हिस्ट्री के लिए अगर आपको कोई बुक प्रेफरेंस चाहिए तो भाई मैं आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी रखता हूँ, 11th और 12th की। सतीश चंद्रा के आते हैं वो लगभग 5 बुक हो जाते हैं, तो आप ये कर ले बहुत है। मतलब कहने वाले कहेंगे भाई 30 से 10 ही कर लो, पर मेरा मानना है कि अगर आप ठीक था, देखो पहले से करता हूँ, आप एक चीज समझ लीजिए, ये एग्जाम आसान नहीं है, पर अपने आप में भी टफ नहीं है। आपका इंटेलिजेंस लेवल इतना होना चाहिए, अगर आपको मतलब विद इन ईयर और विद इन 1.5 और 2 ईयर के अंदर रखना चाहिए, तो आपका माइंड सेट इतना होना चाहिए कि कैसे कब और कहाँ क्या करना है, उसके बाद आपको ही एग्जाम क्लियर होगा। पहली बात। दूसरी बात, भाई फिक्स है, बिना मेहनत नहीं होगा, कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। और मेरा मानना है कि एटलीस्ट 10 आवर्स, झूठ बोलने वाले कुछ बोल सकते हैं, पर मेरा मानना है एटलीस्ट 10 आवर्स आपको चाहिए ही चाहिए। फिर आ जाता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब देखो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग के थ्रू ज़्यादा आसान रहती है, और मेरा मानना है कि मैपिंग के थ्रू ही आपको करनी भी चाहिए। ये मैं आपको सब चीज़ कराऊंगा खुद ही सेल्फ से ही। इंडिया कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये इसमें 3 चीजें दी। इंडिया कल्चर, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, जो आर्ट और कल्चर है ना, ये रिलेट करता है हमेशा आपका हिस्ट्री के साथ। सॉरी, इंडियन पॉलिटी आपको पता है लक्ष्मीकांत, और इंडियन इकोनॉमी एक पतली सी बुक आती है, चलो कोई नहीं, वो मैं बता दूंगा। और प्लस एटलस, ये आप जरूर करें। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पहला जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या है, जिसको हम बोलते हैं सी सेट। आगे आपको एक चीज इजी वे में क्लियर करके दिखाएगा आगे। आप फिर आ जाते हैं हरियाणा इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं, हरियाणा की इकोनॉमी, पीपल, सोशल, इकोनॉमिक्स, कल्चरल इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, यानी कि क्या कहते हैं लैंग्वेज ऑफ, यानी कि हरियाणा लैंग्वेज, जो हरियाणा की जो लैंग्वेज है
जितनी भाषाएं हैं उनसे कुछ शब्द उठाएगा और उनको हिंदी के अंदर पूछ लेगा या इंग्लिश के अंदर पूछ लेगा या उनके मीनिंग पूछ लेगा, तो ये सब कुछ करता है। और इसको हम बोलते हैं हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके के लिए सबसे बेस्ट मेरे को अगर कुछ लगता है ना, तो वो लगता है अरिहंत की बुक होती है नो योर स्टेट नाम से, नो योर स्टेट बाय अरिहंत पब्लिकेशन किया। तो वो मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको जीके शुरू करना चाहिए, उससे पहले नहीं। अच्छा, अब चलते हैं इस पूरे सिलेबस को वन बाय वन कवर करते हुए। Questions of general science will be covered generally appreciation and understanding of science including matter of everyday observation। देखो अब देखो, मैं एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस में भी एक्सपीरियंस वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड स्पेशल, ये मतलब सेम है बिल्कुल। यहाँ पर साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर रहने चाहिए, ये सब कुछ यहाँ तक दिखाई गया है इसमें साइंस। यहाँ से यहाँ तक साइंस, इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी भाई 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी। इन करंट इवेंट नॉलेज सिग्निफिकेंस नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट विल बी टेस्टेड। ये क्या कहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट यानी कि करंट अफेयर। वो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको पहले बता दिया मैगजीन। इन हिस्ट्री, अब कुछ कहेंगे भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, भाई ठीक है, आप यूपीएससी तैयारी करते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना मस्त होता है, बट आप एचएस तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर की इतनी खास जरूरत नहीं होती है। अगर आप मैगजीन भी कर लेते हो, वो तो 12 मैगजीन बनेंगी, वो इनफ होती है। अब आ जाओ, इन हिस्ट्री इन इंडिया emphasize विल बी ऑन बोर्ड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। ये वही है पॉलिटिक्स वगैरह सोशल इकोनॉमिक्स वगैरह। अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें ना ऐसे घुमा रखी हैं, जैसे इसने बोले सोशल, तो आप सोचो सोशल के अंदर क्या पढ़े, सामाजिकता में क्या पढ़े। देखो सामाजिकता के अंदर है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। नंबर ऑफ सेक्स रेशियो कभी नहीं पूछेगा आपसे। ये ना तो हमेशा लिंक लाइजन करके पूछेगा, किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ पूछ लेगा, जीके के अंदर घुमा के, हरियाणा जीके के अंदर से कुछ शब्द उठा के आपसे पूछ लेगा। तो इस जगह पूछो, तो उसके हिसाब से आपको नॉलेज करनी पड़ेगी, बार बार रिपीटेशन से ग्रैब करनी पड़ेगी नॉलेज, और नॉलेज आएगी बुक्स से। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट यानी कि वही सेम। अब ज्योग्राफी के अंदर ये देखो आप यहाँ तो 19th सेंचुरी और ये ग्रोथ नेशनल मूवमेंट ये सब कुछ है। हिस्ट्री में आपको कराऊँ, चिंता मत करो। अब आ जाओ आगे, ज्योग्राफी ऑफ अवर कंट्री यानी कि इंडिया की, इंक्लूडिंग मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स यानी कि एग्रीकल्चर के कुछ पार्ट आएगा, कुछ पार्ट नेचुरल रिसोर्स के आएंगे, नदी पहाड़ सब कुछ ज्योग्राफिकल जितने होते हैं सारे, तो ज्योग्राफी आपको मैं कराऊँ, चिंता मत करो। क्वेश्चन ऑन द इंडियन पॉलिटी, भाई इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन पक्का आते हैं, और आप ये मान लो कि इसको एक सब्जेक्ट भी माना जाता है, क्योंकि है ना जो इंडियन पॉलिटी है ना, लक्ष्मीकांत से बाहर आज तक तो भाई आई नहीं है हरियाणा के अंदर, और आगे तक भाई कुछ पता नहीं, पर मेरे हिसाब से तो आने नहीं चाहिए। इकोनॉमी विल बी टेस्ट नॉलेज ऑन द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, बिल्कुल। जो इकोनॉमी ना वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर पूछी जाएंगी, ऐसे नहीं है कि आपसे कोई टर्मिनोलॉजी पूछ लेंगे या आपसे कुछ इकोनॉमी का कोई टर्म पूछ लेंगे कि भाई डिफाइन करो इंटरेस्ट क्या होता है, डिफाइन करो लेटेस्ट क्या होता है, नहीं। वो आपसे क्या पूछेंगे क्वेश्चन, वो आपसे पूछेंगे कि भाई जीडीपी कितनी स्टेट की, जी इस स्टेट की कितनी जीडीपी है, इसकी कितनी है, ये डेफिसिट क्या है। तो मतलब पॉलिटिकल डेफिसिट पूछेंगे, मतलब जो है ना वो आपके इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी पूछेंगे, आप ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र नहीं पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, पंचायती राज, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, वो आपको बात बताएंगे। द कैंडिडेट विल बी रीजनिंग वगैरह एनालिटिकल्स वगैरह ये सब कुछ पूछेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये आपको समझ में आ गया क्या कि जो ये पूछ रहे हैं, ये पूछ कर एक याद रखो, अगर आप सिलेबस पढ़ लिया ना एक बार पहला पूरा, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है तैयारी करना। अब आ जाते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड यानी कि सी सेट जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर कंप्रहेंशन आएगा, स्किल्स आएंगी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिवीजन मार्किंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। देखो इसके अंदर क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन। अब ये तीन चीज कर लो, कुछ नहीं था। अच्छा इसके अंदर दिक्कत क्या है, इसके अंदर ये है कि 33% ही मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। अगर 100 का पेपर हुआ तो 33 नंबर ला और पास। इसके अंदर ये नहीं है कि इसके ऊपर कट ऑफ मार्क्स डिसाइड, कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होंगे जीएस के पेपर के ऊपर।
ये होता है सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, ये आपका प्री का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। अब बताते हैं मेंस के। अब इसमें देखो ये इसमें लिख रखा है डिसिप्लिन क्या है, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा। यार साल इसी से आते हैं, एक्सेट्रा जो लगा रखे हैं ना, इसको कोई मतलब नहीं होता है। आप ये जरूर करके जाइए, ये ना हर साल आते हैं, हर साल। और मैं मानता हूँ अगर आप थोड़े थोड़े कर लोगे ना तो 33 नंबर आपसे स्कोर हो जाएंगे। बाकायदा आपने 2-3 महीने भी ठीक से तैयारी कर ली इसकी। तो सिलेबस फॉर द मेन रिटर्न एग्जामिनेशन। अब बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेपर एक। इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर क्या कर रहे हैं, देखो इंग्लिश के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिसाइज राइटिंग। यानी कि क्या कर रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स को देखेगा कि आपको लेटर लिखना आता है, आपको नोटिस लिखना आता है, आपको एप्लीकेशन सबमिशन आती है, तो इस हिसाब से लगाएगा। फिर आ जाए कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, मतलब आपको एक कोई पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज को मतलब इन हिंदी दिया तो उसको इंग्लिश में, और इंग्लिश दिया तो इन हिंदी में, उसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। फिर आपके होता है ऐसे। ये ऐसे जितने भी होते हैं ना, नियर बाई ये माना जाता है कि जो ऐसे लिखवाएगा ना आपसे, वो लिखाएगा सोशल के ऊपर, स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो आपको ये जो सोशल स्ट्रक्चर होगा ना, ये आपकी सोसाइटी से आपको देखने होगा, जो आप पढ़ोगे तो उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा, बाकी इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। यूजेस ऑफ वोकेबलरीज और जनरल ग्रामर और कंपोजिशन। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि इसको पास करना मस्ट होता है, मस्ट। और लोग इसके अंदर 70 नंबर भी जाते हैं 100 में से, और कुछ इसके अंदर फेल भी हो जाते हैं। बाकी उनको सब ये वो क्रूशियल माना जाता है। सेम ऐसे हिंदी के अंदर है। अब हिंदी के अंदर क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखना है, सेम ट्रांसलेशन करनी है, लेटर लिखने हैं हिंदी के अंदर। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज कोई पूछ रखा है पोएट्री का, मतलब कोई पोएम दे देंगे किसी पर्टिकुलर का, और उसको पूछेंगे कि मीनिंग क्या है इसका, और इन द सेम लैंग्वेज, इंग्लिश में देंगे और इंग्लिश में भी पूछेंगे। वही आइडियम्स, करेक्शन और एक्सेट्रा ये सब पूछेंगे। ऐसे आएगा कुछ स्पेसिफिक कोई चॉइस होगी आपके पास, उस चॉइस में से आपको लिखना पड़ेगा। ये सब देखो, ये जितना होगा ना, ये कंटेंट, ये कंटेंट, ये कंटेंट, ये सिर्फ प्रैक्टिस के कंटेंट, मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इससे कंटेंट के लिए। और जनरल स्टडीज वन, GS1, इसके अंदर क्या कर रहा है, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, यानी कि हिस्ट्री, आर्ट, हिस्ट्री अबाउट द, देखो ये हिस्ट्री किसके अंदर पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th अगर हम देखते हैं तो जैसे 21 शताब्दी चली तो पिछली, यानी कि 18th लिखते हैं, मतलब इसको बता देता हूँ, 1750 मान के चलो, लगभग 1750 के बाद, और प्रेजेंट यानी कि आज तक फ्रीडम स्ट्रगल क्या रहा है, वेयर स्टेट, मतलब थोड़ा सा पीछे हटके, मतलब 70% सिलेबस सेम होता है, 30% हिस्ट्री का या अदर सब्जेक्ट का चेंज होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री, ना सॉरी रिकॉग्नाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री, मतलब ये सब मूवमेंट्स वगैरह पूछेगा आपके। फ्रीडम के बाद की भी थोड़ी बहुत पूछेगा, फ्रीडम के पहले की भी पूछेगा थोड़ी बहुत। अच्छा हरियाणा, सॉरी हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड की पूछेगा, इवेंट पूछेगा 18th के, विड्रॉल, नेशनल मूवमेंट वगैरह, सोशलिज्म, पॉलिटिकल फिलोसफर पूछेगा, कम्युनिकेशन कैपिटलिज्म पूछेगा, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछेगा, रोल ऑफ, भाई ये ना इसको मार्क कर लो, ये हर बार पूछेगा, हर बार ये पॉइंट, क्योंकि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑन देयर रेमेडीज, ये ना अगर आप तरीके से जाता है तो मेंस के लिए कहीं भी आप थोड़े से रुपए के अंदर भी अच्छे से पढ़ पाओगे। क्योंकि पहले मेन जो सब्जेक्ट होता है ना, वो प्री का ही फोकस होता है। जो मेन सब्जेक्ट होता है ना वो रिटर्न का होता है, और रिटर्न के अंदर भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये मान के चलता हूँ कि हम शुरू में प्री की तैयारी कराएंगे, उसके बाद अगर प्री कंप्लीट होने पे फिर हम मेंस के आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसके अंदर हम देख लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि क्या हो गया, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। अब इसके अंदर रहेगा रिलेटिव इशू ऑफ हरियाणा, यानी कि करंट से आएगा आपका। इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक, ये सब कुछ मतलब ज्योग्राफिकल, जो आपको ज्योग्राफी वगैरह रहेगी। दूसरा थोड़ा नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड के अंदर पूछेगा, इंक्लूडिंग साउथ एशिया, यहाँ रखेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इनके आसपास का,
Factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary industry in the various part of the world. अच्छा, ये अब अगर GS2 के अंदर, तो पहले के अंदर का हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी हो गया, और सेकंड के अंदर इंडियन हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन फीचर रेमेडी एंड सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ऑफ द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन रिस्पांसिबल फॉर द यूनियन स्टेट चैलेंज प्लानिंग ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पावर पॉइंट। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी जो पेपर होंगे ना, वो हमेशा हमेशा ना आपसे इसके अंदर पूछेगा लगभग पॉलिटी के ऊपर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना आपका, उसके रिगार्डिंग हरियाणा के इशू पूछेगा। मान लो हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब इशू है, इसके अंदर पूछेगा। हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट इशू इसके अंदर पूछेगा, या मतलब विद इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई दिक्कत है वो भी इसके अंदर पूछेगा। और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड पॉलिटी आपकी आ गई। साइलेंट फीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये आपको पता है पीपल्स एक्ट, मैं चलो को आगे बढ़ाऊंगा इसके बारे में। पीपल एक्ट यानी कि सब कुछ क्या है, पॉलिटी ही चल रही है, यहाँ तक पॉलिटी ही चल रही है। अब जो आगे डेवलपमेंट रोल ऑफ एनजीओज एज ये, हमेशा देखो एक ही चीज बात करो, एनजीओ से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा एनजीओ से क्वेश्चन आती है, हाउ एनजीओ हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा। वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पूछेगा कि हरियाणा के अंदर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा की जो इम्प्लीमेंट स्कीम्स हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर हरियाणा है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर हरियाणा एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिक्स करके काम करते हैं लोगों के लिए। इन सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आपको दोबारा वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जनरल बैलेंस वुमन कैंडिडेट इंक्रीज अप्लाई 33% बेटर, मतलब देखो आपको चीज करना है, हरियाणा के अंदर सबसे खराब सेक्स रेशियो है, उसको प्रमोट करने के लिए, यानी कि रेशियो को बढ़ाने के लिए, उस रेशियो को इक्विवेलेंट लाने के लिए, एक ठीक ठाक रेशियो लाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट है ना वुमेन्स के लिए बहुत कुछ करती है। जैसे कि जब भी मतलब नए ऑफिसर्स को सिलेक्शन करना होता है ना, तो हमेशा ये फोकस किया जाता है कि किसी तरीके से वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप देखोगे तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के अंदर जहाँ पे इन रिगार्डिंग टू अदर स्टेट्स के मुकाबले हमारे जो हरियाणा स्टेट है ना उसके अंदर वुमेन्स की डीसी हो गई, आईपीएस हो गई, आईएएस हो गई या अदर ऑफिसर हो गए, उनके अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है इन रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स में। हमारे हरियाणा के तो ज़्यादा है, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हमारा ये रोकने का, एक सेक्स रेशियो को ठीक करने का। इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी हंगरी, हर जगह आपको रिलेटेड टू हरियाणा इशू, रिलेटेड टू इशू ऑफ हरियाणा, रिलेटेड टू इशू ऑफ हरियाणा, यानी कि जितने पेपर पूछेगा ना रिलेटेड टू इशू ऑफ हरियाणा पूछेगा। इसने इसी साल दिया ये ऐसा, हर साल नहीं देता था, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। तो ये मान के चलो कि आपको जब ये पूछेगा ना क्वेश्चन, तो रिलेटेड टू यूपीएससी को पैटर्न उठाएगा वो, और हरियाणा को पूछ देगा। पैटर्न किसको उठाएगा? यूपीएससी का ही, और पूछेगा किसके ऊपर? हरियाणा के ऊपर। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, इंडियन एंड नेबर रिलेशंस पूछेगा। बायलेटरल रीजनल जोग्राफिक ग्रुपिंग अरेंजमेंट इंडियन एंड अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट पूछेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशंस, ये स्ट्रक्चर पूछेगा, सॉरी ई गवर्नेंस मॉडल्स पूछेगा, लिमिटेशंस पूछेगा, सिटीजन कैरेक्टर्स पूछेगा। तो यानी कि इस एक तरीके से सोशल प्लस पॉलिटी पूछेगा आपसे। अब जो सेकंड के अंदर, सॉरी सेकंड के अंदर इकोनॉमी, देखो इसके अंदर ना लगभग हम मान के चलते हैं, जो इकोनॉमी होगी ना वो आपसे किसके अकॉर्डिंग पूछेगा? गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर, मेजर क्रॉप मैटर पैटर्न के ऊपर, इसोलेटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सप्लाई फॉर एमएसपी वगैरह इनके ऊपर, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया के ऊपर। देखो मैं आपको बताऊँ, इकोनॉमी जितनी भी आपसे कभी भी अगर वो पेपर के अंदर पूछेगा, तो रिलेटेड टू द दोज कैंडिडेट्स, सॉरी दोज पीपल, मतलब those people who are below the poverty line plus as well as industrial line,
यानी कि वो आपसे पूछेगा, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ इशार। तो इशार के अंदर वो दो चीजें पूछेगा। पहला, तो इशार एक हब है, इसका हब है पहला इंडस्ट्रीज का, जिंदल इंडस्ट्री। दूसरा, इशार हब है क्रिमिनल्स का भी, क्राइम भी वहां ज्यादा है। इशार तीसरा हब है एजुकेशन का भी। इन माना जाता है रोहतक के बाद इशार हब है। तो वो इन तीन चीजों को आपस में कोरिलेशन करके आपसे पूछेगा जब भी काम पूछेगा। इकोनॉमी कैसे पूछेगा कि भाई जिंदल इंडस्ट्री ने इकोनॉमी के अंदर कितनी पार्टिसिपेट करी, कि जो इशार के जो लोग हैं उनकी नॉर्मल आय कितनी बढ़ी, फिर उसका क्या सपोर्ट रहा इकोनॉमी का कि वहाँ एजुकेशन बढ़ी। अच्छा, दूसरी बात, अगर लोगों के पास रुपए आए हैं तो क्या वहाँ पे क्राइम खत्म हुआ है, बढ़ा है, और वो बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, ये सब कुछ उसके अंदर पूछेगा। तो ये रिलेट टू हरियाणा करके पूछेगा आपसे। ये सब कुछ आगे की कहानी है। और आईटी वगैरह सेक्टर के ऊपर पूछेगा अगर देखो, मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको प्री प्री क्लियर होने के बाद मेंस के ऊपर आपको जो मेन होता है ना वो आपको होता है सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसके ऊपर आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर पढ़ने पड़ेगा, और गैप आपको अच्छा खासा मिलता है उसको पढ़ने के लिए। अच्छा, अब बात चलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ये देखिए, मैं टिक कर रहा हूँ उन्हीं चीजों को जो मेन मेन है। डिजास्टर मैनेजमेंट ये पहले नहीं पूछता था, इस बार पूछना शुरू करेंगे। पहले ये नहीं आते थे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, और इस बार आएंगे क्योंकि ये यूपीएससी से पैटर्न मैच कराने की कर रखा पूरा। साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन आएगा, पहले इतना नहीं आता था। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर, इंडस्ट्री ग्रोथ के अंदर, एनर्जी, रोड, पोर्ट, रेलवे, पहला ये ठीक है। अब आता है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस अलाइंस विद देयर मैंडेट, यानी कि जैसे हरियाणा की पुलिस है, इसके कई अलग 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 विभाग है, प्लस सेंटर्स की कुछ है, उनके अलग अलग सीआईएसएफ वगैरह। तो इनकी कोऑर्डिनेशन वगैरह कैसी है, जैसे इंडस्ट्री की सुरक्षा कैसे करी जाती है, या वीवीआईपी पीपल की सुरक्षा पीपल की सुरक्षा कैसे की जा रही है, इन सबको कोऑर्डिनेशन के अंदर पूछेगा। चैलेंज टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल इन मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, सिक्योरिटी चैलेंज। और यानी कि मेवात और नू आ गए यहाँ पे, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो। क्योंकि नू और मेवात के अंदर आप देखे जा रहा है कि वहाँ के ऊपर हाईएस्ट क्राइम बढ़ रहा है, किसके रिगार्डिंग, जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं। तो वहाँ पे हाईएस्ट साइबर क्राइम हो रखा है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटीज के अंदर, ये सब कुछ आपका यूपीएससी से पैटर्न मैच करा दिया। ये वजह चौथा, पहले ये नहीं आता था, इस बार ये भी आएगा। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स का पेपर होगा इस बार। ये कुछ नहीं है, केस स्टडीज आएंगी कुछ इसके अंदर, और एथिक्स आएगा। और एथिक्स आपका आता है सीट फॉर सीट यूपीएससी के अंदर, पहले हरियाणा में नहीं होता था, इस बार ये एथिक्स आ गई। मतलब जो पेपर से सेट कर है ना, ये पेपर सारे के सारे यूपीएससी के हिसाब से इन्होंने सेट कर दिए हैं। पर इसके अंदर पूछेंगे कैसे, रिलेटेड टू हरियाणा, हर एक के अंदर लाइफ लाइन क्या छोड़ दिए, जीएस 1, 2 और 3 के अंदर रिलेटेड टू हरियाणा। बट अब आप ये देखिए जनरल स्टडी 4 के अंदर कहीं भी आपको रिलेटेड टू हरियाणा मिले, क्योंकि एथिक्स आर सेम फॉर ईच एंड एवरी वन। चाहे वो आपका डीसी हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो बीडीओ हो, या वो टीचर हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, एथिक्स सबके सेम ही होनी चाहिए, यही माना जाता है। थैंक यू, बाकी हम आगे बाद में देखेंगे।